नमस्कार, मैं राकेश परमार। वैसे मित्रों, आज तो बात बहुत सारा था। कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा किया जा सकता था या चर्चा करना चाहिए था, लेकिन मैं आज जिस मुद्दे से सबसे ज़्यादा प्रभावित महसूस किया, द्रविड़ हुआ, दुखी हुआ, चिंतित हुआ, लोकतंत्र पर भरोसा किया जाए कि नहीं, यहाँ तक मैं सोचने पर मजबूर हुआ। मैं आज उसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने समूहों में इसको साझा करें ताकि ये बात औरों तक पहुँचे, क्योंकि ये बात पहुँचने योग्य है। मित्रों, उत्तर प्रदेश चुनाव में मैं किसी राजनीतिक विशेष दल का नाम नहीं लूँगा कि फलाने पार्टी ने गुंडे किया, फलाने पार्टी ने नहीं किया, क्योंकि फिर मैं बायस हो जाऊंगा और मेरे बात को राजनीतिक चश्मों से देखा जाएगा। नहीं, मैं बात कर रहा हूं आम हुड़दंग पर, गुंडई पर। बड़ा अफसोस की बात है कि पहले गुंडा पुलिस को देख करके भाग खड़ा होता था। आज एक बड़ा दुखी करने वाला सीन आया जब जिले का पुलिस कप्तान हाथ जोड़ के एक विधायक के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि कृपया रोक लीजिए अपने भीड़ को, भीड़ ने हमें भी पीट दिया। जिस राज्य में पुलिस का आला दर्जे का अधिकारी, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले का कप्तान, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, उसको अपने जान का खतरा है और उसको एक नेता के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि क्या हम लोकतांत्रिक मूल्यों को सही तरीके से मान रहे हैं? क्या हम लोकतंत्र को अपना चुके हैं, अपनाने के योग्य परिपक्व हो चुके हैं, या कहीं ना कहीं कोई गलती है? हमने बहुत जल्दी लोकतंत्र अपना लिया, लोकतंत्र की ट्रेनिंग हमारी नहीं हो पाई। लोकतंत्र में कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है, लोकतंत्र पर कमियां कहाँ है, इसकी आवश्यकता है। इस विषय पर हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। मैं सिलसिलेवार तरीके से दो चार बात करता हूँ। यूपी का रहने वाला हूँ तो पहले यूपी की बात सुनाता हूँ। मित्रों, एक सीन आज देखा मैंने कि एक पुलिस कप्तान एक जनप्रतिनिधि के सामने हाथ जोड़ रहा है। उससे पहले एक सीन था कि एक पिता के देहांत के बाद पुत्र उसको मुखाग्नि देने जा रहा है। ये पुत्र के पिता के प्रति अंतिम कर्तव्य है कि वो अपने पिता को मुखाग्नि दे, लेकिन उसको चिता के मुखाग्नि से रोक करके मतदान के लिए उठा के ले जाया गया। मतलब वो अपहरण कर लिया गया कि भाई चिता, पिता और ये सब भूल जा, पहले वोट देने जा। बलपूर्वक उसका अपहरण किया गया। एक और सीन देखा मैं, उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला हूं। मेरे यहाँ का एक अनफॉर्चुनेट विधायक बना था, मंत्री भी बना था समाजवादी पार्टी के सरकार में। मैं तो यही जानता था कि वो विधायक है, नेता है, उज्जवल भविष्य है, अलग अलग उछल कूद कर रहा है, कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में आने का प्रयास कर रहा है। अलग अलग राजनीतिक कीड़ा है तो उछल कूद मारता होगा। लेकिन आज मैंने देखा कि वो बस का ड्राइवर भी है। वो बस चला करके मतदाताओं को ले करके आ रहा था मतदान केंद्र पर। क्या मैं मानूं कि मतदाताओं को वो अपहरण करके रखा हुआ था और बस में भर के ले आया कि वोट दीजिए, अब जाइए? आखिर एक पूर्व मंत्री को बस चला करके मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? जब फ्री फेयर इलेक्शन है तो जो आवे मतदान दे। बलिया में हमारे भी जानने वाले कुछ लोग इस मतदान के प्रक्रिया में भागीदार थे, कुछ मित्र थे, कुछ सामाजिक अप्रोच के वजह से जान पहचान के थे। पता चला कि एक मतदाता 2 से 3 लाख रुपया की बोली लगी है, आप हमको वोट दीजिए, 2 लाख रुपया ले जाइए, हमको वोट दीजिए, 3 लाख रुपया ले जाइए। अगर 3 लाख, 2 लाख या 2 रुपये पर भी अगर पैसा दे करके मतदान करवाने पर मजबूर किया जा रहा है तो वो जिसको मतदान कर रहा है वो तो 2 कौड़ी का आदमी हुआ। ये एक सोचने वाली बात है। मित्रों, आप और सब हम देख रहे हैं कि संसद में किस तरह का हुड़दंग हो रहा है। उसका वजह क्या है कि जो बीज बोओगे वही न फल देगा। अगर आपने बबूल का बीज बोया है तो उसमें आम का पेड़ कहाँ से निकलेगा?
आम का फल खाने के लिए तो आम का पेड़ बोना पड़ेगा आपको। ये प्रश्न मैंने एक बहुत बड़े नेता से किया था, बहुत बड़े नेता, उनका नाम नहीं रखूंगा, बहुत बड़ी शख्सियत है। एक तो मेरे प्रश्न के बाद आजू बाजू में जो लोग खड़े थे वो सब कांप गए कि राकेश को चांटा लगेगी, जूता लगेगी, लात लगेगी, या कल से यहाँ एंट्री बंद हो जाएगी। ये उसमें भारत सरकार के 3 मंत्री और 2 उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के मंत्री थे और 2 जगह के मुख्यमंत्री थे। यूपी बिहार बता देता हूँ, 2 जगह के मुख्यमंत्री थे और वो आदमी बड़ी शख्सियत है। मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसे जगहों पर बेरोक टोक चला जाता था। एक बात पर चर्चा हुई, उस वक़्त एक बहुत बड़े राजनीतिक गुंडे पर चर्चा हो रही थी, तो हमने कह दिया कि बाबा ये कौन दोषी है, आप दोषी हैं कि हम दोषी हैं? अब आप टिकटें उसको देंगे तो हमारे पास तो विकल्प भी नहीं हो क्योंकि हमको कैंडिडेट चुनने का विकल्प कहाँ है? हमें तो आपके दिए कैंडिडेट में से चुन करके मतदान करने का विकल्प है। अगर मान लीजिए कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा चारों ने गुंडे ही दे दिए, तो मेरे पास तब नोटा नहीं था, पहले क्लियर हो जाए, मेरे पास इन चारों में से मतदान देने का या मतदान ना दूं। मेरे एक मतदान ना देने से अगर मतदान प्रभावित हो जाएगा तो मैं सोचता, और अगर एक आदमी का भी वोट पा जाएगा तो जीत जाएगा। फिर मेरा क्या आज, हालांकि नोटा पर चर्चा हो रहा है कि आदमी इतना नोटा कर रहा है, मतलब स्थिति इतनी हो गई कि अगर कोई शरीफ आदमी हो तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अगर कोई ईमानदार आदमी हो तो हिम्मत ही नहीं कर सकता कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि रास्ते में मतदान से रोकने के लिए गुंडे खड़े हैं। गाड़ी में से अब कैंडिडेट एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी को फ़ोन कर रहा है कि मैं फलाने वाला रास्ते पर बैठा हूँ, यहाँ मेरे को लोग रोक दिए हैं। हमने सोशल मीडिया और समाचार चैनल पर देखा कि एक महिला जा रही है और जिस बदतमीजी और बेहूदगी से उसका बाजू पकड़ के खींचा जा रहा है, वो हमारे समाज में तो है नहीं। सभ्य समाज का तो ये चेहरा ही नहीं है, और वो नेता है। तो क्या हम ऐसे नेतागिरी के लिए संविधान में चुनाव का प्रावधान किए थे कि लोग औरतों का हाथ खींच करके चुनाव के मतदान प्रक्रिया से रोकेंगे, औरतों को गाड़ी में लाद करके मतदान केंद्र पर ले जाएंगे, करीब करीब अपहरण करके? इन सब विषय पर आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का समर्थन चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूं तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद दें। मित्रों, पहले हम लोग 90 के पहले हम लोग सुना करते थे कि फलाना न बदमाश फलाने वाले पार्टी के लिए काम करता है, तो नेता घबरा जाता था कि यार तेरा नाम ओपन में मेरे साथ ना आवे। जब उसने देखा, आदरणीय प्रेमनाथ देव जी को साधुवाद, जब उसने देखा कि भाई मेरे ही मदद से नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझ में क्या बुराई, फिर वो खुद चुनाव में आ गया, मतलब वो सिस्टम का पार्ट बन गया और वो माननीय हो गया। जो पुलिस कल तक उसको गिरफ्तार करने के लिए ललायित होती थी, अब वही पुलिस उसको सुरक्षा दे रही है और माननीय की दर्जा प्राप्त करके संसद में बैठाए, और उसी पुलिस के भले और बुरे का कानून बना रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव हो, उत्तर प्रदेश बीडीसी चुनाव हो, या राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो, जो भी जितना बड़ा और छोटा चुनाव हो, हमने देखा है कि वोटरों को प्रभावित करने, वोटरों को दबाव बनाने और वोटरों से अपने मन मर्जी के कैंडिडेट की तरफ वोट डलवाने का षड्यंत्र होता है। चाहे आपको मुफ्त में चावल, आटा, बिजली बिल देने की लालच हो, आपके कर्जे माफ़ कर देने की लालच हो, या आपको इनको स्वर्ण समाज को रोक करके दलित समाज को बढ़ा देने की कुटिल चाल हो, वो सब एक तरह से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, डेंट पहुंचा रहा है। हम सब अगर नहीं सोचेंगे तो आज जो हुआ कि एसपी को एक विधायक के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा कि कृपया हमारा मदद करिए, हमको भी पीट दिया गया है, तो आप समझ लीजिए कि वो जहां एसपी को पीट दिया गया वहां का फेयर इलेक्शन हुआ होगा, वहाँ का जो उम्मीदवार जीता होगा, क्या वो ये कह सकता है कि मैं जो लोकतंत्र में वर्णित है फ्री टू फेयर, मतलब भय मुक्त मतदान के माध्यम से मैं आया हूँ? अगर भय मुक्त मतदान हुआ है, बिना लालच, बिना द्वेष, बिना किसी दबाव का मतदान हुआ है, तो फिर वो गाड़ियों में भर करके मंत्री को गाड़ी चलाते हुए आने की क्या आवश्यकता पड़ी है? मित्रों, आप सब जानते होंगे, आप देखे होंगे, मैं दिल्ली में जिस मोहल्ले में रहता हूँ, सड़क के इस किनारे मेरा घर है और सड़क के उस किनारे मतदान केंद्र है।
मतलब सिर्फ सड़क पार करना होता है। तब भी मेरे दरवाजे पर गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, बैठिए वकील साहब चलते हैं मतदान करने के लिए। मैं बोला यार सड़क ही पार करना, ना कोई बात नहीं बैठिए। और एक नहीं 4-4 लोगों की गाड़ियाँ आती हर पार्टी की। मैं पिछले बार एक आदमी से कह दिया था कि मेरे भाई ये सड़क पार करवाने के लिए अगले बार भी गाड़ी आएगी क्या? कल भी मेरे को जरूरत पड़ेगी, एम्स जाना है मुझे अपने पत्नी को लेकर के, तुम चलोगे क्या? तो बोला कि आप तो अपोलो में दिखाते हैं। मैंने कहा अपोलो ही चलिए। चलो अपोलो तो और भी नज़दीक है घर से। वो झेप गया, बोला भैया आप भी ना क्या बात करते हैं। मतलब 4 दिन की चांदनी नहीं, 4 मिनट की चांदनी के लिए वो मेरे को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जा रहा है। और मतदान केंद्र पर फिर उधर मतलब गाड़ी लगी हुई है वहाँ पर, मतदान के आइए बैठिए और चलिए। उसके बाद आपसे नाश्ता पूछा जा रहा है, बस सड़क पार कराने में आपने कुछ खाया, आपको पैकेट दिया जा रहा है। अब आप समोसा वमोसा पेप्सी वेप्सी पी करके आप सड़क पार कर रही हैं और आपको मतदान करना। और वहीं पुलिस खड़ा है और पुलिस देख रहा है कि सड़क के उस पार से गाड़ी से बैठ कर के आ रहे हैं। और हम लोग भी बड़े भोले लोग हैं कि हमें भी और दिन हम धूप में पैदल जाते हैं, कोई नेता अपनी गाड़ी रोकता नहीं है। और उस दिन मेरे लिए गाड़ी मुहैया करा रहे और मैं गाड़ी में 1 दिन के आधे घंटे के सुख के लिए मैं उसको वोट दे देता हूँ। मैं गांव गया था तो गांव में तंग गलियां होती हैं, गाड़ी नहीं जाती। तो मैंने देखा कि ये जो गांव में दहेज की मोटरसाइकिलें होती हैं उनमें पेट्रोल डालने का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शादी में गाड़ी मिली है, पेट्रोल तो आपको अपने अंदर से डालना होता है। तो सलामी के पैसा जब तक चला तब तक चला, नहीं तो भूसोल में गाड़ी रखी जाती है। 90% गाँव के ये सीन है। अब हम जैसा कोई आदमी गांव गया तो मोटरसाइकिल वाला आता है, भैया चलना है तो बताइएगा। अब मतलब बलिया चलना है तब उसमें तेल डलवाएंगे, वो मुफ्त में ड्राइवर भी है सिर्फ तेल पर, ताकि उसका इंजन रमा हो जाए। उन मोटरसाइकिल वालों को ड्यूटी मिल जाती है कि गलियों में दे करके चाची को, भाभी को, नानी को, भाभी को बैठा करके मतदान केंद्र ले जाए और वहाँ छोड़ दे। उनको बकायदे हमने पूछा ये क्यों करता है? नहीं भैया हमका इसके लिए पैसा मिला है, 200 रुपया का तेल नहीं लगेगा, 2000 रुपया पाए हैं, 1 दिन भर का तो 2000 आएगा ना, चलेगा 10 दिन तक गाड़ी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब इस चीज़ पर अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम जो लोकतंत्र के मानने वाले हैं, हमने माना है कि लोकतंत्र से बड़ा व्यवस्था दुनिया में कोई नहीं है। हमको अपना नेता अपने चुनने का अधिकार है। मैं मालिक हूँ अपने मर्जी का, मैं खुदा हूँ, मैं और भगवान हूँ कि मैं चुनता हूँ कि ये आदमी मेरा प्रतिनिधि हो। लेकिन ये तब होगा ना जब मैं फ्री एंड फेयर चुनाव करूँगा। हम अगर सब कुछ फ्री फेयर है और जनता का हित आपका मतलब है तो फिर गोली चलाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? सेना को फ्लैग मार्च करने और सैनिक बल को फ्लैग मार्च करने की क्या आवश्यकता होती है? तब जा कर के ये प्रश्न उठता है कि चुनाव क्या आप जनता के हित के लिए करते हैं? बड़ी ईमानदारी की बात है कि जो 2-2 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया दे करके बीडीसी मेंबरों से अपना वोट करवा रहा है, क्या वो अगले दिन फिर बीडीसी उन मेंबरों के लिए कुछ करेगा? उनका सुनेगा, उन पर चर्चा करेगा, उनको जूतियाँ मारेगा कि वोट के लिए 2 लाख रुपया दिया है तुमने? मित्रों मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हालांकि सिनेमा का एग्जाम्पल है, साउथ इंडियन फिल्म, क्योंकि आजकल घर में बैठा है आदमी तो यूट्यूब पर पिक्चरें देख रहे हैं। एक साउथ इंडियन मूवी थी, उसका नाम था वोटर। तो हमने देखा वोटर, तो हम लोग सामाजिक रहने वाले लोग हैं, वोटर देखो भाई क्या चीज़ है, ठीक ठाक कलाकार थे, मैंने देख लिया। उसमें मेन थीम है कि रिकॉल किया जा सकता है क्या, क्योंकि वोट देने के बाद वो गया, बोला जी मैं वोटर, मेरा काम कर दीजिए। बोला जूतिया मार साले को, वोट दे दिया तेरा काम खत्म हो गया। तो वो एक आदमी रिकॉल की पिटीशन दायर करता है। फेसबुक पर इतना ज़्यादा वो चलता है, सोशल मीडिया पर, कि सरकार मजबूर हो जाती है रिकॉल करने के लिए। असल में तो वो सिनेमा का कहानी है और मनोरंजन के दृष्टि से पेश किया गया है, लेकिन सच्चाई भी तो यही है। अगर आप बिना दारू, बिना मुर्गा, बिना पैसे का मतदान कर रहे हैं तभी तो आपको अधिकार है अपने नेता से बात करने का। अगर आप नेता से बात करने जाएंगे कि सर वो हमारा फलाना वाला काम कर दो, तो बोलेगा जी क्यों, तुम कौन हो? बोला जी मैं शोभा छपरा गाँव को आपको वोट दिया था। बोला फ्री में दिया था? नहीं, उसको तो मैंने 200 रुपया और 1 बोतल लिया था। तो बस खत्म हो गई। तेरा वोट हमने 200 रुपया और 1 बोतल में खरीद लिया था, अब खरीदी हुई चीज़ का मैं अपने मर्जी से इस्तेमाल करूँगा। फिर आप कैसे कह पाएंगे कि चुनाव के टाइम में आप आए थे, आपके पास टूटी साइकिल थी, अब आप फॉर्च्यूनर में आपका बेटा चल रहा है, आप भी देख रहे हैं नई गाड़ी ले लिया, बोलेगा तेरे बाप के घर से आता है, 200 रुपये तेरे को दिया था ना। हम क्या कर रहे हैं कि जड़ ही गलत है। हम मतलब खेत में बीज ही बबूल का रोप रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आम निकलेगा। आम का सीजन है तो हमें आम की उम्मीद लगाए हो, पता चला वो तो बबूल है, तो कांटे ही तो मिलेंगे आपको।
मित्रों, ये नेता कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि नेता आपको जात के, पात के, धर्म पर, समान नागरिक संहिता पर, फलाना पर, ढिमाका पर बहकाएगा। और चुनाव के टाइम में आपको, भाई आप मेरे चाचा के लड़के हैं, आप मेरे जाति के हैं, मेरे धर्म के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे इलाके के हैं, क्या प्रलोभन देगा, मतलब अफीम के नशे से आपको प्रभावित रखेगा। आप भूल जाएंगे कि अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो एसपी को हाथ जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी कि भीड़ वाले लोग मुझको पीट रहे हैं। अब मैंने 2-4 लोगों से बात किया, अमूमन मैं फ़ोन वोन करता रहता हूँ, वैसे भी बलिया में चुनाव था तो कोई मित्र खड़ा है, कोई रिश्तेदार खड़ा है, कोई अपना जानने वाला खड़ा है, तो इस स्थिति में पूछा तो उसने कहा कि भैया क्या करें, अगर हम नहीं करेंगे तो फलाना वाला करेगा, हम अगर खड़ा कर दे, आप ठीक है, आप तो टीवी पर बोलते रहते हैं, आप बोलेंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा तो वो करेगा, तो पहले उसको रोकिए ना। मैं बोला ये तो बात ठीक है, मैं किस अधिकार से कहूँगा कि तू गुंडाई मत कर, क्योंकि तू नहीं करेगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि तुझे भी तो अपना मसल पावर दिखाना ही है। अब दोनों तरफ से मसल पावर दिखाई जा रही है, तो इस चुनाव का क्या मतलब। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं कुछ बच्चों से भी बात किया, शुरुआत अपने घर के बच्चों से करते हैं, बोला क्या पापा ये गुंडाई हो रही है, बम फट रहा है, ये हो रहा है, क्या चुनाव है इसमें, कहाँ, मतलब मेरा बेटा इंजीनियर है, उसके मन में एक लोकतंत्र के प्रति अनिच्छा आई ना कि क्या करवा, कौन गुंडाई करने जाए। जब कहीं दंगा होता है तो घर की माँ बहनें कहती है कि उधर मत जाइएगा, दंगा हो रहा है और दंगाइयों का कोई चरित्र नहीं होता, दंगाइयों का कोई चेहरा नहीं होता, कौन किसका आके बम मार दे। मतलब अब आप इलेक्शन में मतदान करने नहीं जा सकते, क्योंकि पता ना कौन पार्टी वाला कहा है, भाजपा को वोट देने वाला कहा है तो सपा वाला मार दे बम, सपा का वोट देने वाला तो भाजपा वाला बम मार दे। मतलब आप मतदान करने, सीमा पर फतेह करने जैसे मुश्किल से जा रहे हैं, तो मतदान करने क्यों जाए, क्यों मैं अपने जान दूं, क्योंकि चुनाव के ठीक अगले दिन से नेताजी हमको पूछेंगे नहीं। मित्रों, इस बात के लिए जनभावना तैयार हो और जनमानस ये कहे, खास तौर से वो वोटर कहे जिसके पिता की मुखाग्नि देने के लिए खड़ा था और वोट वाले लोग उसको उठा कर ले गए। उस चिता को शमशान लेने वाले जितने लोग थे, वो चिता की एक एक लकड़ी अगर एक एक नेता के चमचों को मारे होते तो 4 लाशें वहाँ और गिर जाती, 4 आदमी और जलता। सिर्फ एक डायलॉग मार देता कि सुनो शमशान पे ही हो, 2 आदमी को और फूंक देंगे, एक पर रखने का लकड़ी उतनी लगती है। ये सिनेमा का डायलॉग है, लेकिन अगर वहाँ जितने लोग होंगे, क्योंकि कोई छोटा से छोटा आदमी होगा, 10-15 आदमी तो कम से कम उसके साथ होंगे ना भाई, 4 आदमी तो कंधा देने वाले होंगे और एक आदमी वो हांडी लेके गया होगा, 4-5 लकड़ी लेने वाला होगा, मैं 10 से 15 आदमी तो कम से कम होगा, इससे तो कम होता नहीं। और गांव का मामला होता है वहाँ 100-500 लोग होते हैं। गांव में ये नहीं देखा जाता कि वो हमारे जात का बिरादरी के, चिता को कंधा देना हमारे यहाँ सबाब का काम माना जाता है। लोग टूट करके जाते हैं, गरीब हो या अमीर हो। अगर वो सब के सब खड़े हो जाते, बोलते सुन भाई बड़ी बढ़िया जगह पर आया है, कंधा की भी जरूरत नहीं है, 2 बांस तेरे सर पे मारेंगे, इनके साथ ही लेट जाएगा, और 1 हो या 4 हो, लकड़ियाँ उतनी लगती हैं, लकड़ी हमने भरपूर ले रखा है, वो लौट जाता। लेकिन उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा और वो बेटा अपने बाप के मुखाग्नि देने से उसको रोका गया और जाकर के वोट देने के लिए कहा गया। वो पूरा जीवन क्या संतुष्ट रह पाएगा कि मैं एक पुत्र का अंतिम फर्ज था पिता के प्रति मुखाग्नि, वो मैं नहीं दिया क्योंकि उसी दिन मतदान हो गया था। क्या ऐसा होगा? वो जो महिलाओं को बस में भर करके हमारे बलिया का मंत्री लेकर के आया, वो महिलाएं क्या फ्री फेयर इलेक्शन के लिए वो सोच सकती थी? एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ कि मेरे को फलाने वाले जगह पर अपहरण करके रखा गया है। हालांकि वीडियो वायरल हुआ, डीजीपी ने एक्शन लिया और भेजा, तो वहाँ से फिर उन लोगों को हटा दिया गया था, वहाँ कोई था नहीं। होगा भी कैसे? जब सार्वजनिक वीडियो फेसबुक पर वायरल हो जाएगी तो जिसने अपहरण किया उसके पास भी तो फेसबुक है, उन्हें वहाँ से हटा के दूसरी जगह रख दिया। लेकिन वो सबके चेहरे वीडियो में दिखे हैं ना भाई, और जगह का नाम बता रहा है, तो क्या वहाँ का कप्तान उन मतदाताओं को ढूंढा? क्योंकि तो बीडीसी के मेंबर हैं, आम मतदाता तो है नहीं, उनकी पहचान है कि ये लोग हैं, तो उनको जाके पूछता कि भाई आपने वीडियो बनाया था, अगर गलत बनाया था तो आप गलत की सज़ा भाई, और अगर सही बनाया था तो आपको जो अपहरण किया वो सज़ा पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ खाना पूर्ति हुई थी। मित्रों, मेरा आज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत तंत्र है। इसमें हमको हमारे लोगों को चुनने का अधिकार होता है।
अगर लोकतंत्र नहीं होता तो गुजरी के लाल लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचते। मुलायम सिंह यादव एक स्कूल के मामूली मास्टर हवाई जहाज़ से मतदान देने नहीं जाते। मायावती दिल्ली के नगर निगम में मामूली टीचर चप्पल टूटा हुआ पहन करके जाने वाली 25 गज में 30 लोगों का परिवार रहने वाला उत्तर प्रदेश और देश भर में फार्म हाउसों का जाल नहीं बिछा लेती। ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत के आ गए। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो मायावती, मुलायम और लालू प्रसाद तो सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि उनकी सोच ही खत्म हो जाती। लेकिन सोच था तभी तो एक गरीब घर की दलित बेटी मुख्यमंत्री बनने की सपना देखी और मुख्यमंत्री बनी। ठीक बात है, लोकतंत्र का वो अलग बात है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने हित और कमाई का जरिया बना लिया। उसमें लोकतंत्र की मजबूरी नहीं है, हमारे अंदर खराबी है जिस वजह से बना। लेकिन ऐसा तो होगा, क्योंकि लोकतंत्र है तभी तो कोई टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी चुनाव लड़ने की बात नहीं सोच रहा है। कोई आपने देखा है कि कभी अंबानी जी सोचे, हिम्मत किए हो कि मैं चुनाव लड़ जाऊंगा, देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं? क्योंकि उनको पता है कि मतदाता हमको मतदान नहीं देगा। वो लोग बैक डोर से इंडस्ट्रियल कोटे में नामित सदस्य के रूप में पार्लियामेंट में जाते हैं। बिरला जी पहले हुआ करते थे, हालांकि अभी अडानी अंबानी में से तो कोई नहीं हुआ है, बट बिरला जी बड़ी दिन तक नामित सदस्य उद्योगपतियों के कोटे से होते थे और शरीफ आदमी थे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लोकतंत्र अगर टूट जाएगा, लोगों को अविश्वास हो, जैसे मान लो मेरे बेटे ने कहा कि ये क्या करना पापा, ये गुंडई हो रही है, ये गुंडों का जमात है कि कोई नेता है। इस तरह से अगर युवाओं में और इच्छा हो जाएगी तो ऐसी मतदान प्रतिशत हमारा कम हो गया है। अगर पढ़ा लिखा और समझदार वर्ग मतदान नहीं देगा तो गुंडा मतदाता भी होगा और गुंडा नेता भी होगा, तो फिर गुंडा ही तो आएगा। फिर पार्लियामेंट में आप ये उम्मीद कैसे करते हैं कि कोई शंकराचार्य, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई फादर, कोई विद्वान और कोई इतिहासकार वहाँ बैठा हो? जब गुंडा मतदाता होगा तो नेता भी तो गुंडा ही होगा। फिर आपकी बहन बेटी और आपका सम्मान कैसे होगा? फिर आप क्यों कहते हैं कि नेताजी ने हमारी ज़मीन कब्जा कर लिया? आप ही ने तो उसको नेता बनाया है, क्योंकि कितना ही बंदूक आपके गले पर लगाई गई थी, बटन दबाते हो तो आप अकेले थे, ना वहाँ कैमरा है ना वहाँ गुंडा खड़ा है। वो भाग तो अभी तक बचा हुआ है। आप बटन ना दबाते तो ये गुंडा चुन के नहीं जाता। 2014 में ऐसा हुआ था, मोदी लहर में एक से एक गुंडा चुनाव से वंचित हो गए थे, जीत करके नहीं आते थे। ऐसा एक हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर वही ठाक के 3 पाँच, फिर गुंडों ने चुनाव के माध्यम से पार्लियामेंट और विधानसभा में आना शुरू कर दिए। जब गुंडा आएगा तो सड़क पर इसी तरह से उत्पात मचेगा, क्योंकि उसका उत्पात उसका संस्कार है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो कृपया आप इस बात का विरोध करें। इस बात का विरोध ना करें कि मैं मुसलमान होकर 3 शादी करता हूं और मैं हिंदू होकर एक ही शादी क्यों करता हूं। ये उनका निजी मामला है। किसी को तो एक बीवी बर्दाश्त नहीं होती, 3 कहाँ से करोगे भाई? ये सोचो। फिर आपका मुद्दा होगा कि मैं अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, मोदी का सफल हो गया। बिल्कुल राम मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में ही क्यों? हमें तुम्हें खड़क में घट व्यापत राम, तो हर घर में मंदिर हो। हर घर क्या शमशान बनेगा? मंदिर अयोध्या में बनेगा और घर शमशान बनेगी। लेकिन कम से कम आप ये तो चिंता करें कि चुनाव के माध्यम से जीत करके आने वाला आदमी राम राज्य की स्थापना करे और हम सबको जिताए। जी प्रणाम आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के समर्थन और आप ही लोगों के उपकारों से ये चैनल चलता है और मैं कुछ बोल पाता हूँ, वरना मेरे में क्या, ये तो सब आप सबों का आशीर्वाद है, आप सबों के शुभकामनाएं हैं, जिसके वजह से कुछ कर पाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी। मित्रों, मेरा मानना है, ये कहना है कि लोकतंत्र तब तक मजबूत रहेगा जब इसकी जड़ें मजबूत होंगी, और अगर इसके जड़ों में दीमक लग जाएगा तो किसी न किसी दिन भरभरा के गिर जाएगा। फिर हम सीरिया, लीबिया और वो बनने में टाइम नहीं लगेगा। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र और बड़ा लोकतंत्र है हम। क्यों? क्योंकि अब इसमें 100% गुंडा तत्व तो नहीं घुसा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब 100% गुंडे आ जाएंगे। और ये तभी नहीं आएगी जब आप मतदाता इसका विरोध करेंगे। जैसे नेता ये कहे कि जी मैं आपके जाति का हूँ, आप उसके कान के नीचे लगा दीजिए। ये भड़काऊ बयान के श्रेणी में आ सकता है, लेकिन आप एक बार लगाइए तो सही। जैसे वो कहेगा कि मैं आपके धर्म का हूँ, आपके क्षेत्र का हूँ, आपके का हूँ, और चुनाव के टाइम में
आपको गाड़ी भेजे, आपको खाने पीने का पूछे, तो उसे पूछेगा कि पिछले बार मैं भूखे मर रहा था, हमारा परिवार सड़क पर आ गया था, तब तो तुमने नहीं दी, आज क्यों दे रहा है, कल देगा क्या? वो कहेगा जी कल दूंगा, तो बताइएगा ठीक है 1 लाख रुपये मेरे बैंक में जमा कर, मेरे पर मैसेज आ जाएगी, कम से कम 2-3 महीने का भोजन का हो जाएगा, मैं तेरे को वोट दे दूंगा। देखिएगा वो नेता हाथ जोड़ेगा, बोला नहीं ये संभव नहीं, तो संभव नहीं है तो आज को मैं पैदल जाऊँगा, अपना खाना खा कर जाऊँगा, अपने हिसाब से वोट दूंगा। जब तक ये आपने, क्योंकि आप ही को कहना है, नेता कोई क्यों कहेगा। और मैं आप ही से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास जमाना है, तो ये गुंडाई में पार्टिसिपेट ना करें और विरोध करें। किसी न किसी को विरोध करना पड़ेगा, मैं तो कर दिया हूँ, अब आपकी बारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।